हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको वान डेर वाल फोर्सेस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चंस को समझने से पहले आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो वान डेर वाल फोर्सेस वाला वीडियो ज़रूर पढ़ना सुनना। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे केवल आज वान डेर वाल फोर्सेस से रिलेटेड, और वो क्वेश्चंस रीजनिंग एक्सप्लेन वाई के भी बनेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। जैसे मान लो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हीलियम से रेडॉन तक। पहला क्वेश्चन क्या है? पीरियोडिक टेबल में हीलियम से रेडॉन तक। पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस मत पढ़ी हुई है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। हीलियम से रेडॉन तक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? हीलियम से रेडॉन तक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है। तो इसमें आप ये बताओगे कि हीलियम से रेडॉन तक ये सारी इनर्ट गैस हैं, नॉन पोलर हैं। ये क्या है? इनर्ट गैस हैं, नॉन पोलर हैं। इनमें यदि हम हीलियम से रेडॉन तक जाते हैं तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। वान डेर वाल फोर्स बढ़ता है। वान डेर वाल फोर्स कौन सा है? जो मॉलिक्यूल के बीच वीक फोर्स होता है। वान डेर वाल फोर्स बढ़ता है और वान डेर वाल फोर्स बढ़ने के कारण मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। देखिए, ये तो हमारा यहाँ से यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन लिखा। अब ये हमने इसका आंसर बताया। क्लियर हो गया? हीलियम से रेडॉन तक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? तो आप लिखोगे साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वान डेर वाल फोर्स बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और इसमें भी वान डेर वाल फोर्स जो हमने पिछले वीडियो में 5 तरह के वान डेर वाल फोर्स बताए हैं, उनमें ये 5वें तरह का जो लंदन फोर्स है, लास्ट वाला जो वान डेर वाल फोर्स है, लंदन फोर्स, वो बढ़ता है। लंदन फोर्स भी बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन भी कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। तो वान डेर वाल फोर्स हमने पिछले वीडियो में 5 तरह के बताए हैं। उनमें से लास्ट वाला जो वान डेर वाल फोर्स है वो मिलता है इसमें इनर्ट गैसेस में, क्योंकि इनर्ट गैसेस नॉन पोलर हैं। इनर्ट गैसेस कैसी हैं? नॉन पोलर है। अगला जो क्वेश्चन हमने छांटा है वो है फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाओ, क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ जाओ, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाओ, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? ये भी आप वान डेर वाल फोर्स के आधार पे समझाओगे। कौन सा वान डेर वाल फोर्स है? वही 5th वाला, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन वाला, जिसको हमने लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स नाम दिया है। तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ सेम आंसर होगा, साइज भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल भी बढ़ रहे हैं, इसलिए वान डेर वाल फोर्स बढ़ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन हमारा है फ्लोरीन क्लोरीन तो गैस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, आप इसको एक्सप्लेन करो। तो आप लिखेंगे कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। इसको भी हम वान डेर वाल फोर्स के आधार पे समझाएंगे।
वही फिफ्थ वाला वंडरवाल फोर्स, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन के तो मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल कम है, इसीलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में तो वंडरवाल फोर्स कम है। जब वंडरवाल फोर्स कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ये गैस के रूप में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पर। ब्रोमीन जो है इसके वंडरवाल फोर्स फ्लोरीन क्लोरीन से स्ट्रांग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में मिलता है। इसके लिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो उसका यही आंसर है ब्रोमीन। आयोडीन जो है इसका मॉलिक्यूल का साइज बहुत ज़्यादा है औरों के कंपैरिजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल भी ज़्यादा है, वांडरवाल फोर्स ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तो देखो तुमने 9th में पढ़ा होगा, जिनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होते हैं रूम टेम्परेचर से, वो तो सॉलिड होता है। जिसमें दोनों ही रूम टेम्परेचर से कम होते हैं वो गैस होता है। लेकिन जिसमें मेल्टिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो लिक्विड के रूप में मिलेगा। तो इसको भी आप वांडरवाल फोर्स के आधार पे समझा सकते हो। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन एंड आर्गन का, कि ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आर्गन से ज़्यादा क्यों है। देखिए ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन तो आर्गन में ज़्यादा है, हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है तो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है और आर्गन के इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं तो इंड्यूस्ड डाइपोल जल्दी बन जाता है, वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन और आर्गन में क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस में वांडरवाल फोर्स ज़्यादा है, तो आप लिखोगे ऑक्सीजन में। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हैं, डाइपोल जल्दी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगे कि सॉलिड लिक्विड गैस में किस में वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास है लिक्विड की बजाय, लिक्विड में मॉलिक्यूल पास है गैस की बजाय, इसीलिए सॉलिड में वांडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा लिक्विड से, लिक्विड में ज़्यादा होगा गैस से। अब यहीं पर आकर के मैं एक पॉइंट और समझाना चाहती हूँ कि गैस और वेपर में क्या फ़र्क है। क्योंकि जो सॉलिड लिक्विड गैस है, इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आइस है, आइस क्या है, ये पानी से बनती है। तो आइस को हमने गर्म किया, पानी बना। आइस तो सॉलिड है, पानी लिक्विड है, और पानी को गर्म किया तो गैसेस स्टेट में आया। हम ये तो बोल सकते हैं कि पानी को गर्म करने पर वो गैसेस स्टेट में आता है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि पानी गैस में बदला है। क्यों? क्योंकि पानी किस में बदलता है? वेपर में। तो ध्यान देना, वेपर हम वर्ड कब यूज करते हैं? जब कोई ऐसा सब्सटेंस है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या लिक्विड के रूप में मिलता है और गर्म करने पर वो गैसेस स्टेट में आता है, तब तो हम उसको वेपर बोलते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर ही गैसेस स्टेट में है तो हम उसको गैस बोलते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तो गैस ही बोलेंगे, उनको वेपर नहीं बोलेंगे। आइस से जो गर्म करने से लिक्विड बना उसको पानी बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, और उस लिक्विड को गर्म करने से जो गैसेस स्टेट बनी है उसको हम वेपर कहेंगे। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया, गैस कब बोलना है और वेपर कब बोलना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि टेम्परेचर, या ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आइस को गर्म करने पर क्या होगा। तो आप लिखोगे टेम्परेचर बढ़ाने पर वांडरवाल फोर्स कम हो जाएंगे,
वो लिक्विड बनेगा, और गर्म करने पर वो वान डेर वाल्स फोर्स और कम हो जाएंगे, वो वेपर स्टेट में आएगा। और वान डेर वाल्स फोर्स सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा सॉलिड में होते हैं, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होंगे। एक पॉइंट ये आता है ड्राई आइस क्या है। इस ड्राई आइस का दूसरा नाम है ड्राई कोल्ड, लेकिन ड्राई कोल्ड की स्पेलिंग KOLD है, COLD नहीं है। तो जो ड्राई आइस है या ड्राई कोल्ड है, ये सॉलिड CO2 होती है। क्या होती है? सॉलिड CO2। इस सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड कहते हैं। ये सॉलिड CO2 ड्राई आइस क्यों कहलाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है, और है तो इसमें भी वान डेर वाल्स फोर्स। कोई पूछेगा ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड या सॉलिड CO2 में कौन सा फोर्स है, तो आप लिखोगे वान डेर वाल्स फोर्स है, क्योंकि CO2 नॉन पोलर होती है। पर इस सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आप ये बताएंगे कि सॉलिड CO2 को यदि हम गर्म करते हैं, सॉलिड CO2 को अगर हम गर्म करते हैं तो ये सीधे ही गैसेस स्टेट में आ जाती है, सीधे ही गैसेस स्टेट में आ जाती है विदाउट चेंज इन लिक्विड, जिसको हम पढ़ते हैं सब्लिमेशन। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं अभी कुछ ही टाइम बाद 9th 10th के भी वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप मेरे उन वीडियोज को पढ़ लेना। उनमें आपको क्लियर मिलेगा कि सब्लिमेशन क्या होता है, ड्राई आइस क्या है। तो ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 है, इसको गर्म करते हैं तो ये बिना लिक्विड में बदले सीधे गैसेस स्टेट में बदलती है, इसीलिए इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और ये सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं, क्योंकि पिघलती नहीं है, जबकि दूसरी जो बर्फ है ना, पानी वाली आइस, वो गर्म करने पर पिघल जाती है, पानी बनाती है। ये ऐसे पिघल कर पानी नहीं बनाती, इसीलिए इसको, पिघल का मतलब मेल्ट होके, पानी नहीं बनाती, इसीलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा किसी भी गैस का। देखिए, अगर कोई गैस है, उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। गैस का अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होना मीन्स गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। जैसे आपके घरों में LPG यूज करते हो, डोमेस्टिक फ्यूल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो सिलेंडर में लिक्विड के रूप में आती है, क्योंकि उसके अंदर गैस को इतना ज़्यादा प्रेशर पे रखा जाता है कि वो मॉलिक्यूल पास आते रहते हैं, आते जाते हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है वो लिक्विड में बदल जाती है। तो गैस का अगर प्रेशर बढ़ाएं तो गैस कंप्रेस हो जाती है, और कंप्रेस होने से गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, और पास आने से जो हमारा वान डेर वाल्स फोर्स है वो बढ़ेगा। पूछते हैं कि वान डेर वाल्स फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप लिखोगे प्रेशर बढ़ाने पर वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है। अब जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास 3 पेंटेन है। पेंटेन, पेंटेन का मतलब समझ लो, वैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। पेंटेन, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो इन पर हम हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जितनी वैलेंसी बची हुई है उतने हाइड्रोजन लगाते हैं। ये आपने पेंटेन पढ़ा हुआ है। अब इसमें तो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, कॉमन नेम में इसको एन पेंटेन कहते हैं। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन। अब अगर हम 4 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में लिख दें, 1 कार्बन ब्रांच में लिख दें, तो हम उसको आइसोपेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोपेंटेन। जब एक ब्रांच होती है लास्ट बट 1 कार्बन पर, तो हम इसको आइसो लगाते हैं, तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। एक होता है जिसमें 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है, 2 ब्रांच हैं,
तो लास्ट बट वन पर अगर 2 ब्रांच हैं तो हम उसमें नियो लगाते हैं, तो इसका नाम है नियोपेंटेन। ये 3 पेंटेन है। इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाता है। तो आप देखिए, क्या देखोगे, इसमें स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, इसमें 1 ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है मॉलिक्यूल गोल हो जाता है, गोल होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वंडर वाल फोर्स कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो वंडर वाल फोर्स कम होगा, वंडर वाल फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एन पेंटेन का, उससे कम होगा आइसोपेंटेन का, उससे कम होगा नियोपेंटेन का। बॉइलिंग पॉइंट ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट बताना है, क्योंकि ये गैसेस हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एन पेंटेन का, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। फिर आइसोपेंटेन में 1 ब्रांच है, नियोपेंटेन में 2 ब्रांच है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो जब सरफेस एरिया कम होगा तो वंडर वाल फोर्स कम हो जाएगा, और वंडर वाल फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरी नहीं केवल एक पेंटेन में काम आए, कई जगह काम आएगा। जहाँ जहाँ ब्रांचिंग का फर्क होगा बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग बढ़ने पर कम होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, ये जो नियोपेंटेन है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब एक कार्बन पे 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, सिमेट्री है। इसमें सिमेट्री नहीं है, इसमें सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने से क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट नियोपेंटेन का तीनों में हाईएस्ट है। नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट तीनों में हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग होती है। तो आज हमने आपको वंडर वाल फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा वंडर वाल फोर्स वाला वीडियो ज़रूर देखना। और कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो तो फीडबैक में लिख देना, कमेंट्स में लिख देना, मैं आपके डाउट्स दूर करूँगी। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो मिल सके। थैंक यू।